नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ये है जो क्लास 9th का जो है साइंस चैप्टर 10 है, गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन। तो दोस्तों इसके बारे में चर्चा करनी है। अगर जो आप सबने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। अभी तक इसके पिछले चैप्टर में हम लोग ने पढ़ा है फोर्स एंड लॉ ऑफ द मोशन, इसके बारे में चर्चा किया था। सेम उसी कैटेगरी का ये भी है। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अलग तरीके का लगता है, दो मास के बीच में, दो पिंडों के बीच में लगता है। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे कुछ दिया, अध्याय 8 तथा 9 में हमने वस्तुओं की गति के बारे में तथा बल को गति के कारक के रूप में अध्ययन किया है। हमने सीखा है किसी भी वस्तु की चाल या गति की दिशा बदलने के लिए बल की आवश्यकता होती है। हम सदैव देखते हैं कि जब किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाता है तो वह पृथ्वी की ओर ही गिरती है, यानी कि पृथ्वी की ओर गिरती है। इसका कुछ कारण है। हम जानते हैं कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सभी ग्रह क्या हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इन सभी अवस्थाओं में वस्तुओं पर, ग्रहों पर तथा चंद्रमा पर लगने वाला कोई बल अवश्य होना चाहिए। आइजैक न्यूटन इस तथ्य को समझ गए थे कि इन सभी के लिए एक ही बल उत्तरदायी है। इस बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। यही है, गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है ये। इस अध्याय में हम गुरुत्वाकर्षण तथा गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। हम पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के अंतर्गत वस्तुओं की गति पर विचार करेंगे। हम अध्ययन करेंगे कि किसी वस्तु का भार एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रकार परिवर्तित होता है, यानी भार जो होता है एक स्थान पे दूसरे स्थान से परिवर्तित होता है। उसका रीजन है वही ग्रेविटी। द्रवों में वस्तुओं के प्लवन की शर्तों के बारे में भी हम विचार करेंगे। गुरुत्वाकर्षण क्या है दोस्तों? गुरुत्वाकर्षण क्या है? हम जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का चक्कर लगाता है दोस्तों। ये मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है, ये चंद्रमा है, तो इसके चारों ओर दोस्तों ये चक्कर लगाता है। किसी वस्तु को जब ऊपर की ओर फेंकते हैं, किसी वस्तु को जब ऊपर की ओर इस प्रकार से फेंका जाता है दोस्तों, तो लौट के जो है ये इसी डायरेक्शन में फिर आता है, नीचे की ओर फिर लगते हैं। तो कहते हैं जब न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे तो एक सेब उन पर गिरा। एक सेब जो है उनके ऊपर, न्यूटन के ऊपर गिरा। अगर सेब ना गिरा होता तो शायद कुछ ना कर पाते। कि गिरने की क्रिया ने न्यूटन को सोचने के लिए प्रेरित कर दिया। उन्होंने सोचा कि यदि पृथ्वी सेब को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है तो क्या चंद्रमा को आकर्षित नहीं कर सकती? क्या चंद्रमा को आकर्षित नहीं कर सकती? क्या दोनों स्थितियों में वही बल लग रहा है? उन्होंने अनुमान लगाया कि दोनों अवस्थाओं में एक ही प्रकार का बल उत्तरदायी है। उन्होंने तर्क दिया कि अपनी कक्षा में प्रत्येक बिंदु पर चंद्रमा किसी सरल रेखीय पथ पर गति नहीं करता, वरना पृथ्वी की ओर गिरता। अगर जो सरल रेखा में गति करता तो पृथ्वी की ओर वह गिरता। सरल रेखीय पथ पर गति नहीं करता वरना पृथ्वी की ओर गिरता, अतः वह अवश्य ही पृथ्वी द्वारा आकर्षित होता। लेकिन हम वास्तव में चंद्रमा को पृथ्वी की ओर गिरते हुए नहीं देखते। आइए चंद्रमा की गति को समझने के लिए क्रियाकलाप करते हैं। तो यहाँ पे एक क्रियाकलाप है दोस्तों। धागे का एक टुकड़ा लीजिए, इसके एक सिरे पर छोटा सा पत्थर बांधिए, धागे के दूसरे सिरे को पकड़िए और पत्थर को वृत्ताकार पथ में घुमाइए, जैसा कि चित्र में इस प्रकार से दोस्तों घुमाना है। चित्र में दिखाया गया है पत्थर द्वारा नियत परिमाण के वेग से वृत्ताकार पथ में गति, यहाँ पे जो है गति कर रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं घुमाने पर हमको क्या महसूस होता है। पत्थर की गति की दिशा को देखिए, अब धागे को छोड़ दीजिए।
पत्थर की दिशा, गति की दिशा को देखिए और धागे को छोड़ दीजिए, फिर से पत्थर की गति की दिशा को देखिए, फिर से पत्थर की गति की दिशा को देखिए। धागे को छोड़ने से पहले पत्थर एक निश्चित चाल से वृत्ताकार पथ में गति करता है तथा प्रत्येक बिंदु पर उसकी गति की दिशा बदलती है। दिशा के परिवर्तन में वेग परिवर्तन या त्वरण सम्मिलित है। वेग परिवर्तन में जो होता है, वेग परिवर्तन, दिशा के परिवर्तन में वेग परिवर्तन या त्वरण सम्मिलित है। जो वृत्ताकार पथ में गतिशील रहता है वह बल केंद्र की ओर लगता है। वह कौन सा बल होता है जो केंद्र की ओर लगता है? सेंटर, घुमाया जाता है, ये सेंटर है, वह बल जो है इस साइड में लगता है, उसको दोस्तों कहते हैं अभिकेंद्र बल कहते हैं। ये दोस्तों क्या है? इस बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। इस बल की अनुपस्थिति में पत्थर एक सरल रेखा में मुक्त रूप से गतिशील हो जाता है। अगर जो यह बल ना हो तो वह एक सरल रेखा में मूव करने लगेगा, अनुपस्थिति में मुक्त रूप से गतिशील हो जाता है। यह सरल रेखा वृत्तीय पथ पर स्पर्श रेखा होगी, यानी कि यह सरल जो रेखा होता है एक वृत्त पर स्पर्श, टेंजेंट, जो उसके किसी पॉइंट पे टच करता है, एक वृत्तीय स्पर्श रेखा होता है। कोई सरल रेखा जो वृत्त से केवल एक ही बिंदु पर मिलती है वृत्त पर स्पर्श रेखा कहलाती है दोस्तों। अब देखिए, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, पृथ्वी के चारों ओर जो है चंद्रमा की जो गति है, अभिकेंद्र बल के कारण जो है, अभिकेंद्र बल के कारण ऐसा होता है। अभिकेंद्र बल पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण मिल पाता है। यदि ऐसा कोई बल ना हो तो चंद्रमा एक समान गति से सरल रेखीय पथ पर गति करता है। यानी वही अभिकेंद्रीय बल जो होता है जो पृथ्वी की ओर लगता है, यानी पृथ्वी के चारों तरफ जो है चक्कर लगाता है। अब पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो इसका मतलब उसका एक बल पृथ्वी के सेंटर से काम करता है इसकी तरह में, इसलिए उसको बांधे रखता है उसको, यानी कि खींचता नहीं, मतलब गिरता नहीं है पृथ्वी की तरफ। यानी कि वो जो है अभिकेंद्रीय बल जो है इसको नियंत्रण करने लगता है। यह देखा गया कि गिरता हुआ सेब पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। यह सेब भी पृथ्वी को आकर्षित करता है। यह सेब भी पृथ्वी को आकर्षित करता है। यानी कि पृथ्वी की ओर जब आकर्षित होता है तो क्या सेब भी पृथ्वी को आकर्षित करता है? यदि ऐसा है तो हम पृथ्वी को सेब की ओर गति करते क्यों नहीं देख पाते? अब देखिए, गति के तीसरे नियम के अनुसार सेब भी पृथ्वी को आकर्षित करता है। गति के तीसरे नियम के अनुसार सेब भी पृथ्वी को आकर्षित करता है, लेकिन उसका बल इतना कम है कि हमको पता नहीं चलता। लेकिन गति की दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के लिए त्वरण वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी दिए हुए बल के जो बल होता है त्वरण वस्तु द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होती। समीकरण जो है पृथ्वी की अपेक्षा सेब का द्रव्यमान नगण्य है, यानी पृथ्वी की अपेक्षा जो है सेब का द्रव्यमान नगण्य है, इसलिए हम पृथ्वी को सेब की ओर गति करते नहीं देखते। इसी तर्क का विस्तार यह जानने के लिए कीजिए कि पृथ्वी चंद्रमा की ओर क्यों गति क्यों नहीं करती। हमें सौर परिवार के सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पहले की भांति तर्क करके हम कह सकते हैं कि सूर्य तथा ग्रहों के बीच एक बल विद्यमान। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर न्यूटन ने निष्कर्ष निकाला कि केवल पृथ्वी ही सेब और चंद्रमा को आकर्षित नहीं करती, बल्कि विश्व के सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वस्तुओं के बीच की यह आकर्षण बल क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है दोस्तों। यानी गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है, यानी कि जो जितने भी सौर मंडल में सब पिंड हैं एक दूसरे की ओर आकर्षित करते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल का सार्वत्रिक नियम क्या है? दो द्रव्यमान के बीच में जो डिस्टेंस एक होता है उनका मास होता है, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम क्या है? विश्व का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है एक दूसरे को, जो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती होता है। वह ऐसा बल होता है दोस्तों कि जो उसके जो है जो फोर्स लगता है उनके गुणनफल के समानुपाती होता है दोस्तों। m1 गुणे m2
m2 गुणे m2 दोस्तों, यानी कि उनके दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कह सकते हैं कि जो बल लगता है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/d², या उन बीच की जो दूरी होती है, यह बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है। यह दोनों पिंड जो होते हैं, मिलाने वाली रेखा जो होती है, उनके सेंटर से ले लिया जाए तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कह सकते हैं GMEM अपॉन d²। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, देखिए अब यही फार्मूला दोस्तों बन रहा है। ये फार्मूला जो बन रहा है, देखिए फोर्स क्या हो इन दोनों पिंडों के बीच में, यम, कैपिटल यम मान लीजिए, हम पृथ्वी को मान लें और इस मान लें हम कोई और अन्य ग्रह को मान लें, तो यहाँ पे दोस्तों यह यफ जो है इसके गुणनफल के समानुपाती होता है और उसके बीच की दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि अगर जो इसको हम बराबर कर देंगे तो एक कांस्टेंट लगा देते हैं कैपिटल जी। कैपिटल जी क्या है? ये सार्वत्रिक जो है एक नियतांक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। तो किन्हीं दो एक समान पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में निर्देशित होता है दोस्तों। यानी कि ये बल जो होता है इस डायरेक्शन में लगता है, इसका यहां लगता है दोस्तों। तो आइजैक न्यूटन का जन्म जो है यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों। ये सब इतिहास में प्रायः सबसे अधिक मौलिक था इनके बीच का जो है। न्यूटन के व्युत्क्रम वर्ग नियम का अनुमान कैसे लगाया गया, इसके बारे में सब दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ न्यूटन के व्युत्क्रम वर्ग का नियम अनुमान कैसे लगाया है, न्यूटन के व्युत्क्रम वर्ग नियम का अनुमान कैसे लगाया। ग्रहों की गति के अध्ययन में सदैव से ही हमारी गहरी रुचि रही है। 16वीं शताब्दी तक अनेक खगोल शास्त्रियों ने ग्रहों की गति से संबंधित बहुत से आंकड़े एकत्रित किए हैं। जोहान्स केपलर ने इस आंकड़ों के आधार पर तीन नियम जो है ये व्युत्पन्न किए हैं। इन्हें केपलर के नियम कहा जाता है, यानी इन्हें केपलर के नियम कहा जाता है। तो यहाँ केपलर का तीन नियम है दोस्तों। नियम क्या है? तीनों नियम कि प्रत्येक ग्रह की कक्षा एक दीर्घवृत्ताकार होती है, यानी प्रत्येक ग्रह की कक्षा जो होती है एक वृत्ताकार ना होकर के एक दीर्घवृत्ताकार होती है, यानी इलिप्स। उसके बाद जो है और सूर्य इस दीर्घवृत्त के एक फोकस पर होता है। सूर्य क्या होता है? इस दीर्घवृत्त के, यानी कि दीर्घवृत्त दोस्तों ये है एक इलिप्स होता है। इस प्रकार से ऐसे होता है दीर्घवृत्ताकार, और इसके दोस्तों दो फोकस होते हैं। तो सूर्य जो होता है किसी एक ही फोकस पे स्थित होता है और ग्रह जो है यहाँ पे इसके दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। नहीं, सूर्य दीर्घवृत्त होता है, जैसा कि निम्न चित्र में दिखाया गया है। इस चित्र में सूर्य की स्थिति को ओ से दिखाया गया है। उसके बाद दूसरा है दोस्तों, सूर्य तथा ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। यानी सूर्य तथा ग्रह को मिलाने वाली जो रेखा होती है दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। इस प्रकार समान समय में समान क्षेत्रफल का मतलब ये है दोस्तों कि अगर जो मान लीजिए कहीं यहाँ पे है इस प्रकार से जो है इस प्रकार से, तो यानी कि समान समय में समान क्षेत्रफल, यानी कि समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। यहां से यहां तक जाने में जो भी क्षेत्रफल है वो समान समय में समान क्षेत्रफल ही तय करती है। सूर्य तथा ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। इस प्रकार यदि ए से बी तक गति करने में लगा समय सी से डी तक गति करने में लगा समय के बराबर होता है, यानी कि क्षेत्रफल ओ ए बी तथा क्षेत्रफल ओ सी डी के बराबर होता है यदि समान समय है। उसके बाद तीसरा है, सूर्य से किसी ग्रह की औसत दूरी आर का घन जो होता है, आर का घन उस ग्रह के सूर्य के परिक्रमण काल टी के वर्ग के समानुपाती होता है। यानी सूर्य से किसी ग्रह की औसत दूरी, सूर्य से किसी ग्रह की जो औसत दूरी आर है का घन उस ग्रह के सूर्य के परितः जो उस ग्रह के सूर्य के परितः जो होता है परिक्रमण काल टी वर्ग के समानुपाती।
यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि आर क्यूब घन और टी स्क्वायर बराबर स्थिरांक, अथवा ये भी हम कह सकते हैं। तो दोस्तों ये जो है चित्र में दिया हुआ है, देखिए समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। कहने का मतलब ये है, अगर ये हमारा सेंटर है तो ये ओ ए बी जो क्षेत्रफल तय करता है वो डी ओ सी भी उसी समान समय में समान क्षेत्रफल तय करता है। यानी मान लीजिए टी समय में इतना क्षेत्रफल तय करता है तो उसी टी समय में ये भी उस क्षेत्रफल के ही बराबर होगा। तो यह जानना महत्वपूर्ण है कि ग्रहों की गति की व्याख्या करने के लिए केपलर कोई सिद्धांत प्रस्तुत नहीं किए कर सके। न्यूटन, उसके बाद केपलर तो इतना नियम दे दिए, केपलर जो है ये 3 नियम दे दिए, उसके बाद जो है न्यूटन ने उनको जो है सिद्ध किया। न्यूटन ने यह दिखाया कि ग्रहों की गति का कारण जो है गुरुत्वाकर्षण का वह बल है जो सूर्य उन पर लगाता है। न्यूटन ने केपलर के तीसरे नियम का उपयोग किया, न्यूटन ने केपलर के तीसरे नियम का उपयोग गुरुत्वाकर्षण बल परिकलन करने में किया। गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल के साथ घटता जाता है। एक सरल तर्क इस प्रकार है कि हम कल्पना कर सकते हैं कि ग्रहों की कक्षाएं जो है वृत्ताकार है, ग्रहों की कक्षाएं वृत्ताकार है। मान लीजिए कि कक्षीय के वेग जो है v तथा ग्रह की कक्षा की त्रिज्या r है, तब परिक्रमा करते हुए ग्रह पर लगने वाला बल जो होता है यह बराबर v स्क्वायर बाई r होता है। v स्क्वायर बाई r होता है। यदि परिक्रमण काल t है तब क्या होता है, v बराबर 2 पाई r बाई t होता है। यानी परिक्रमण काल जो है, परिक्रमा काल का जो समय होता है वह 2 पाई r बाई t होता है, अर्थात v स्क्वायर बराबर r स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। इस संबंध को इस प्रकार लिखा जा सकता है कि v जो है 1 बाई r गुणे r क्यूब टी स्क्वायर, क्योंकि r क्यूब बाई टी स्क्वायर केपलर के तीसरे नियम के अनुसार एक स्थिरांक है। तीसरे नियम के अनुसार क्या होता है, r क्यूब टी स्क्वायर एक स्थिरांक है। यानी कि v स्क्वायर बराबर 1 बाई r एफ, इसे यह v स्क्वायर बाई r के साथ संयोजन करने पर हमें प्राप्त होता है। इसमें अब दोस्तों ये कि मान लीजिए कि यम जो तथा कैपिटल यम तथा स्मॉल यम द्रव के 2 पिंड है, ए तथा बी एक दूसरे से डी की दूरी पर है। मान लीजिए कि दोनों पिंडों के बीच जो आकर्षण बल F लगता है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार 2 पिंडों के बीच लगने वाले उनके द्रव्यमानों के क्या गुणन समानुपाती होता है। यानी F जो है यम गुणे यम के समानुपाती होता है, तथा दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी F प्रोपोर्शनल टू 1 बाई डी स्क्वायर। अब समीकरण को दोनों को मिला लेंगे तो क्या हो जाएगा, F समानुपाती यम गुणे यम बाई डी स्क्वायर। अब इसको F को बराबर करने के लिए हमें G लगाना पड़ेगा, कैपिटल G एक स्थिरांक है, तो जहां G एक आनुपातिक स्थिरांक है और इसे सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक भी कहा जाता है, इसे सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक भी कहा जाता है। वज्र गुणन करके समीकरण जो है प्राप्त करते हैं, F डी स्क्वायर बराबर GM यम, इसको कह सकते हैं। इस प्रकार से जो है हम G का वैल्यू भी हम यहां से निकाल सकते हैं अगर जो दिया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों अगर जो हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों। अब जो है वीडियो अगले और बाकी जो है इसका चैप्टर 10 का जो है अगले वीडियो में चर्चा किया जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ जय हिंद जय भारत।